हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन बाश ने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म प्लेस एकेडमी पर, वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन विद ह्यूमिलिटी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 5 है, जो कि आपसे एमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। एमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपसे इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है, इसका वेटेज 2 मार्क्स का यहाँ पे रखा गया है। इस लेक्चर के अंदर हम इंडियन पॉलिटी में से यूनियन गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं तो ऊपर मौजूद आई बटन को प्रेस करके आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। अगर हम बात करें कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसी 4 पोस्ट हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं आपके प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं उनको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसके अंदर मेनली ये 4 तरह की क्या है एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कि अपने डिफरेंट काम्स को करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, यानी कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो कैसे चुने जाते हैं और उनकी क्या क्या पावर होती है या फिर उनका काम क्या है। The President of India is the highest executive authority and is the head of the state and the represent the Republic of India। यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर है फॉर्मली वो इन्हीं के हाथों में रहती है, और ये बेसिकली हेड है स्टेट के। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो पार्ट जिसपे रूल किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब किससे है, इंडिया से है। और जब हम कोई पर्टिकुलर मान लेते हैं अलीगढ़ की बात करेंगे, तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उसको भी स्टेट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, साथ ही साथ हेड होते हैं ये स्टेट के, साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया को यही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली। अब हम बात करते हैं कैसे आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट है, अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, यानी कि ये जो फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, ये सारी आपको क्या करनी पड़ेंगी, टिक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपकी ये है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एक बार अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और आपकी एज कम से कम 35 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा की है, तो यहाँ पर आप पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इसको फुलफिल कर देते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा और आपकी एज को 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ आप एमएलए भी नहीं होने चाहिए, यानी कि ना आप लोकसभा का पार्ट होने चाहिए ना आप राज्यसभा का होना चाहिए, और जो स्टेट की विधानसभा और विधान परिषद है उसके भी आप मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इस बात को भी क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, तो फिर हम बात करते हैं अगली टर्म की। ही शुड हैव क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। यानी कि अब जो क्वालिफिकेशंस है कि आप क्या बने, एक एमपी बने, उन सारी क्वालिफिकेशंस को भी आपको फुलफिल करना चाहिए। इसके अलावा ही मस्ट नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट और लोकल बॉडी, यानी कि ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है वहाँ पे कोई आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हो और अपनी पावर का क्या कर सकें, गलत इस्तेमाल कर सकें। तो इस वजह से जब आप क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली आप कहीं पर भी गवर्नमेंट में पार्ट नहीं होने चाहिए। अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ सर्वेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटीज हाउएवर इनएलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर कोई प्रेजेंट में गवर्नमेंट का सर्वेंट है तो अप्लाई नहीं कर सकता इस पोस्ट के लिए। तो मेनली हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की, वहाँ पे एक तो एज याद रखेगा ना, आपसे एज पूछ लेगा कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो कम से कम आपकी कितनी एज होनी चाहिए। तो मेनली यही पूछा जाएगा इन सारे क्वालिफिकेशन वाले पार्ट्स में, तो बस एज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज को अच्छे से याद रखिए कि 35 साल या उससे ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है।
तो जो देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे नहीं जैसे हम प्राइम मिनिस्टर के लिए या लोकसभा के लिए वोट डालेंगे, या फिर अभी आने वाले 2 दिनों के लिए हम लोकल जो हमारी बॉडी है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी या नगर निगम, उसके लिए वोट कास्ट करेंगे। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का वोट हम डायरेक्टली कास्ट नहीं करते, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी कि जो हम एमपी और एमएलए चुन के भेजते हैं, वो अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन में हमारा रिप्रेजेंटेटिव वोट वहां पे हमारे बिहाफ पे कास्ट करते हैं ना। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, है ना। तो यहाँ पर भी बेसिकली यही लिख रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके लिए बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज कराया जाएगा, यानी कि जैसे बैलेट पेपर वगैरह होते हैं, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे रहता है जिसपे नंबरिंग लिखनी पड़ती है आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे, और फिर आप उसको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो हमारे बिहाफ पे जो हमारे एमएलए और एमपी हैं वो इस वोटिंग में पार्ट लेते हैं। ही इज द इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मेथड ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, यानी कि वही बात यहाँ पे लिख रही है कि अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन के हिसाब से, जैसे जैसे हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हर पर्सन के वोट की वैल्यू क्या है, एक ही बराबर है, ठीक है, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट होता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो मान लीजिए एक एमपी है और एक क्या है, एमएलए है, तो जो पूरी डिस्ट्रिक्ट होती है इसका मान लीजिए एक एमपी होता है, ठीक है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में कई सारी तहसील्स होती हैं, तो हर एक तहसील का क्या होता है, एमएलए होता है। तो टेक्निकली अगर एमपी और एमएलए का वोट हम एक बराबर कर देंगे तो ये गलत रहेगा। तो इस वजह से जो एमपी होता है इसकी वोट की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं जो एमएलए होते हैं इनके वोट की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी कम होती है एमपी के कंपैरिजन में। लेकिन इन टोटल इस तरीके से हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वोट कास्ट कर देते हैं, और फाइनली फिर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है इसी तरीके से इनका चुनाव कर लिया जाता है। हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, किस तरीके से इनको रिमूव कर सकते हैं, कितना इनका टर्म रहता है, और पावर और फंक्शंस इनके क्या है। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, इनका जो टेन्योर रहता है ये 5 साल का रहता है, और ये अगली बार के लिए भी एलिजिबल होते हैं, यानी कि एक बार जब इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो दोबारा से क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं नेक्स्ट टेन्योर के लिए। जो प्रेसिडेंट हैं ये रिजाइन कर सकते हैं या फिर हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस। इसके लिए एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की, ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब अगर आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ने कहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आना पड़ेगा इनके लिए राज्यसभा और लोकसभा में, और वहाँ पे 2/3 वोटिंग आपको यहाँ पे चाहिए। अगर एक बार ये पास हो जाता है तो जो प्रेसिडेंट है फिर उनको अपनी पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट की जो फी होती है, सैलरी होती है, तो इनकी जो सैलरी है सबसे पहले तो इनको एक ऐसा रेसिडेंस दिया जाता है जो कि रेंट फ्री होता है। तो आपको पता ही कि प्रेसिडेंट कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, एंड अलाउज अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1,50,000, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट आपको पता है राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और इनको जो सैलरी दी जाती है लगभग 1.5 लाख रुपए की दी जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे अलाउंसेज हैं जो कि इनको यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके बाद इनकी अगर हम पावर की बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, इनके पास कई सारी पावर होती है, जैसे कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इज टेकन इन हिज नेम, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट काम करती है, जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, या फिर हम किसी और देश के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये सब एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे किए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, ठीक है। यानी कि जितने भी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हम कहीं पे गए और जो बिल बनवाएंगे तो वो अपने घर वालों के जो बड़े उनके नाम पे बनवा देंगे। तो उसी तरीके से जो भी एग्रीमेंट यहाँ पे किए जा रहे हैं वो सारे किसके नाम पे करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट हैं ये सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारी डिफेंस के, ठीक है, और कह दे तो आर्म फोर्सेस के, और जितनी भी पावर्स हैं फाइनल पावर्स इन्हीं के हाथ में रहती हैं। लेकिन जैसे आपको शायद पता हो कि प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर एक क्या है, बस फॉर्मल पोस्ट है। जो एक्चुअल पावर रहती है वो किसके पास रहती है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास रहती है। एक बार जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट डिसाइड करते हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट को बताते हैं, फिर प्रेसिडेंट उस बिहाफ पे क्या करते हैं, अपने एक्शन लेते हैं। देन प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट कर सकते हैं हाई ऑफिसर्स को स्टेट के अंदर, जैसे कि गवर्नर्स हैं स्टेट्स में, जजेस हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह हैं इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं या फिर चेयरमैन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, जिसको यूपीएससी हम कहते हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, मेंबर्स हैं डिप्लोमेटिक मिशंस के,
प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर्स हैं, इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो गवर्न करता है यूनियन टेरिटरीज को अपने चीफ कमिश्नर्स के थ्रू, जिनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कहते हैं ना। आपको जैसे पता है कि हम क्या फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या है, पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो प्रेसिडेंट का एक कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी में बैठा रहता है, जिसको हम गवर्नर कहते हैं स्टेट के अंदर, और यूनियन टेरिटरी में इसको लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि डायरेक्टली सेंटर रूल करते हैं, और यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस पार्ट को गवर्न करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के थ्रू। कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उसको अपना अप्रूवल नहीं दे देते हैं ना। आपने पढ़ाई है कि कोई भी बिल लॉ कब बनता है, जब सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर फाइनली जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, तभी जाके उस बिल को लॉ की मान्यता मिलती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, यानी कि अगर किसी वजह से पार्लियामेंट के सेशन क्या है, अभी नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, फिर एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोपोग्यो, एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। प्रेसिडेंट किसी को भी समन कर सकते हैं, यानी कि उससे जवाबदेही मांग सकते हैं और मैसेजेस भेज सकते हैं हाउसेज के अंदर जो कि पार्लियामेंट में है। ही कैन ग्रांट पार्डन एंड सस्पेंड द रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि कई बार जैसे कोई गुनाह हो जाता है, तो अगर आप प्रेसिडेंट से क्या मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आपको वो माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और मनी बिल केवल तभी पार्लियामेंट में लाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये कुछ पावर है प्रेसिडेंट की। ऐसे ही प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन टू सॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मान लीजिए देश में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई और इनको लग रहा है प्रेसिडेंट को कि भाई कुछ गलत यहाँ पर हुआ है, तो उसको सही करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे बैठा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी देश से कोई लड़ाई डिक्लेयर करनी है या फिर किसी देश के साथ यहाँ पे हमें पीस समझौता करना है, तो इसको भी प्रेसिडेंट करेंगे। साथ ही साथ अगर उनको लग रहा है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो देश सही से नहीं चला रही है, तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। लेकिन अब ये इसके जो रूल्स हैं उसको चेंज कर दिया है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट था वो डायरेक्टली क्या कर सकता था, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इसको लागू कर सकता था, लेकिन अब कैबिनेट की भी यहाँ पे मंजूरी चाहिए होती है इमरजेंसी को लागू करने की, ताकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो आर्टिकल 63 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो ये कहता है कि यहाँ पर एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी रहेगी। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कब एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आप चुने जा सकते हैं, तो पहली बात तो यही है कि आपको इंडिया का सिटीजन होना है और आपकी जो एज है वो 35 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सारी कंडीशंस थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए या फिर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट बनने के लिए, वो सारी क्वालिफिकेशंस भी आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी, वो सेम ही है। अगर हम पावर की बात करें, इलेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्शन कैसे होगा, तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ही इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग इज डन इन अ सीक्रेट बैलेट, है ना। मैं ऐसे आपसे कह रहा था कि बैलेट पेपर के थ्रू ही किया जाता है, तो सीक्रेट बैलेट होते हैं, आप उसको बॉक्स में डाल देते हैं और फिर बाद में उन बॉक्स में हम देखते हैं कि किस प्रेफरेंस में आपने ऑर्डरिंग करी है। ठीक है, कि उसके बेसिस पे जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं फिर उसको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब हम इनके टर्म रिमूवल सैलरी की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है इसका भी जो टर्म है ये 5 साल का रहता है। ठीक है, ये दोबारा से चुने जा सकते हैं अगली बार जीत के। He may resign the office earlier and may also be removed from the office by a resolution of the Council of State passed by the majority of its total membership and agree to the House of People by a simple majority. 14 days notice in writing should be however be given before moving such a रेजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि सरकार को जब भी कुछ ऐसा करना है तो 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ एक इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, ताकि आप कुछ फैक्ट्स अपने लिए तैयार कर लें। ठीक है, और अपनी बात को भी वहाँ पे रख पाए। फिर वोटिंग कराई जाएगी, अगर वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या हो गया, वोटिंग पड़ गई, तो आपको वहाँ पे इम्पीच कर दिया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है इसको जो सैलरी दी जाती है 1,25,000 रुपये दी जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे अलाउंसेज इनको भी दिए जाते हैं।
When the vice president act as the president, he enjoys all the powers and immunities of the president and is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be admitted by the parliament by law। यानी कि अगर किसी वजह से प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर प्रेसिडेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है, मान लीजिए उनकी डेथ हो गई और हमें चुन नहीं पा रहे, तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट है बेसिकली वही उस पोस्ट को संभालेंगे और टेक्निकली वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो जो प्रेसिडेंट की सारी पावर्स थी वो वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में भी आ जाती हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं यानी कि जो आपके, ठीक है, राज्यसभा है, उसके क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन यानी कि स्पीकर होते हैं। इन दिस कैपेसिटी ही एक्सरसाइज ऑल द पावर्स विच आर नॉर्मली एक्सरसाइज बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर के पास पावर होती है लगभग ये सारी पावर किसके पास होती है, फिर वाइस प्रेसिडेंट के पास भी होती है। और आपने जब देखा होगा तो वहाँ पे आप वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको चेयर पे बैठा भी आप कई बार देखते हैं। अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, जिसके लिए हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, यानी कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद कई सारे वहाँ पे एमपी चुन के आएंगे। उन एमपीज में से कुछ को जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो चुनेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को संभालने के लिए, तो इन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, यानी कि प्रेसिडेंट को अपनी पावर्स यूज करने में मदद करने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे उनके बीच में से जो मेजोरिटी गवर्नमेंट बनेगी वो अपने में से कुछ लोगों को वोटिंग करा के पहले एक अपना हेड चुन लेगी जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि उनमें से वो कुछ लोगों को चुने ताकि वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को संभाल पाए, जो कि प्रेसिडेंट को गाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से कंट्री के अंदर फंक्शनिंग हो रही है। द प्रेसिडेंट शॉल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शॉल अपॉइंट द अदर मिनिस्टर, है ना, यानी कि सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, वोटिंग कराएगा लोकसभा में, तो उनसे पूछ लेगा मेजोरिटी पार्टी से कि आप अपना किसको हेड बनाना चाहते हैं, ठीक है, वहां से एक नाम आ जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर को फिर वो ओथ दिला देंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, बाकी के मिनिस्टर्स को भी ओथ दिलाएंगे। द मिनिस्टर शॉल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, और जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, फिर अपने जो ऑफिसेज हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पे संभालते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर की। तो जो प्रेसिडेंट हैं बेसिकली क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ही इज नॉर्मली द लीडर टू द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसके हेड होते हैं, साथ ही साथ लीडर होते हैं मेजोरिटी पावर पार्टी के। अगर पावर और फंक्शन की बात करें तो ही हैज़ द अथॉरिटी टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ पर्सन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि ये रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन का नाम जो कि एक एमपी है मेजोरिटी में से जनरली, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, फिर आगे जाके उनको ओथ दिला देगा। ही प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग, और जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो ये क्या करते हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग करी जाएंगी। ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस, ठीक है, और फिर जब क्या है डिफरेंट बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट पे कोई आरोप लगाया जाता है तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसके आंसर देते हैं। ही सेलेक्ट्स अदर मिनिस्ट्रीज टू द बेटर फंक्शन, इसके अलावा और मिनिस्ट्री की अगर जरूरत लगती है कि उनको बनानी चाहिए तो उसको बना सकते हैं। ही एलोकेट्स बिजनेस अमंग हिज कलीग्स, ठीक है, और किस तरीके से काम का बांटना है ताकि काम अच्छे से हो सके, तो ये भी किसका काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रेजेंट के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर उनके बारे में। सबसे पहले प्रेसिडेंट याद रखेंगे प्रेजेंट में, जो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ऐसी जो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं ये श्रीमान वेंकैया नायडू हैं। ऐसी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे प्रेजेंट में श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। होम मिनिस्टर प्रेजेंट में श्रीमान अमित शाह जी हैं, ठीक है। अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो श्रीमान राजनाथ सिंह। फॉरेन मिनिस्टर श्रीमान एस जे शंकर हैं, और जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी हैं प्रेजेंट में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करी। प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, किस तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं, और जो प्रेजेंट में ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है।
तो इस लेक्चर में जो हमने आपको बताया इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आप अपने डाउट्स या फिर अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।